हेलो एवरीवन। मैं चंद्रपाल कुमार, मैथमेटिक्स टीचर, फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जेन स्कॉलर हब, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है, 4-5 वीडियो हो चुका है। इसी को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखे थे 13.1 चैप्टर का, है ना, कुछ सॉल्यूशन देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज उससे थोड़ा सा कुछ हम लोग उससे आगे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। उसके टॉपिक को पहले करेंगे, टॉपिक क्या है उसके बारे में पहले देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी आज हमको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, लिखते हैं। हेडिंग लिखते हैं हम लोग, है ना। आज का हेडिंग होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो ये भी बेस्ड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही, है ना। करेंगे क्या यहाँ पे, पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। लेट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ, है ना, एसोसिएटेड विथ random experiment with sample space S। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखे, E and F are two events associated with random experiment with sample space S, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, लिखेंगे E इंटरसेक्शन F, देन करके लिखेंगे, देन करके लिखेंगे हम लोग E इंटरसेक्शन F denotes the probability, क्या होगा, probability both E and F occurs, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ई इंटरसेक्शन है, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी हो रहा है वो दोनों हो रहा है, ई भी हो रहा है और एफ। इसका मतलब हो रहा है कि ई और एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी होने के क्या चांसेस है ना। ये नोटेशन का मतलब यही होता है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे क्या, वो हम लोग देखते हैं, देखेंगे बाय, है ना, क्या कहेगा, बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम लोग इससे प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, उसी के कारण लिख रहे हैं बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम लोग जानते हैं अगर पी ई बाय एफ लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ, है ना। इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
पी एफ इंटू पी ई बाय एफ, प्रोवाइडेड व्हाट, यहां पे ठीक है, पी एफ नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, ये जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो नहीं करना है। तो P इंटरसेक्शन F इक्वल टू पी एफ इंटू पी बाई एफ, जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो, है ना, होगा कि नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग पी एफ बाई ई करते हैं तो क्या होगा, पी एफ बाई ई करेंगे तो क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाय क्या होगा, पीई। फिर से यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पीई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा पीई इंटू पी ऑफ एफ बाई ई, ठीक है। तो यहां पे दो कंडीशन लाए हैं पी इंटरसेक्शन एफ का, पी एफ इंटू पी ई एफ बाई एफ और पी इंटू पी एफ बाई ई, ठीक है। तो यही दोनों क्या कहलाता है ना, यहां लिखेंगे देयरफॉर हेयर करके लिखेंगे, हेयर पी इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं पी एफ पी ई बाय एफ एंड पी पी एफ बाई इज कॉल्ड, यही क्या कहलाएगा बताओ, मल्टीप्लीकेशन है ना, थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों को ई और एफ दो इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, पी एफ इंटू पी ई बाय, और ये क्या कहता है, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ये कहता है कि एफ इवेंट हो चुका है तो ई इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब यही होता है, ये कंडीशनल में हम लोग देखे हुए थे। यहाँ पे भी वही सेम है कि ई इवेंट हो चुका है तो एफ इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम्स पढ़े थे, जो फार्मूला पढ़े थे, उसी को हम लोग, उसी से हम लोग क्या कर लिए, फाइंड कर लिए पी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा रिमार्क्स करेंगे क्या, लेते हैं पेज, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, लिखेंगे रिमार्क्स में लिख लेते हैं, REM, रिमार्क्स में क्या होगा, सो देखो इफ E F एंड G R, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग 2 इवेंट पे क्वेश्चन लेंगे और 3 इवेंट पे क्वेश्चन लेंगे, दोनों से एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, ठीक है। तो 3 इवेंट्स क्या होगा, E F एंड G R 3 इवेंट्स, देन क्या होगा, अगर हम लोग P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का वैल्यू अगर जानना चाहेंगे, है ना, ऑन द बेस्ड ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, तो सबसे पहले होगा PE, है ना, पहला एलिमेंट है, पहला जो इवेंट है उसको हम लोग ले लिए। फिर जब ये E हो चुका है, इसका मतलब क्या हो गया, E हो चुका है तो F की क्या प्रोबेबिलिटी है जब मेरा E हो चुका है, ये लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी एफ बाई ई, इसका मतलब वो यही होता है कि अगर यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो चुका है, ठीक है, और तब F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब E हो चुका है, फिर बोलता है इनटू करके लिखेंगे P ऑफ G की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब E इंटरसेक्शन F दोनों हो चुका हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं,
इवेंट्स को बढ़ाते चले जाते हैं, उसका फॉर्मूला इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। 4 इवेंट होगा तो क्या होगा बोलो, हम लोग को जनरल 3 इवेंट तक करना होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को 3 इवेंट तक ही पूछता है, मैक्सिमम 3 इवेंट तक ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोग 3 इवेंट तक देख लेते हैं। 4 इवेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो एक एफ होता, ई एफ जी एच होता, तो यहाँ पे एच कर लेते हैं और नीचे क्या होता बोलो, नीचे क्या होता, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी होता। इस तरह से हम लोग इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एनथ टर्म में लिख सकते हैं। चलो इसको लिख ही लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एनथ वे में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, है ना, वो देख लेते हैं। लिखेंगे इफ ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड में क्या कर लेते हैं, इफ, है ना, E1 कॉमा E2 कॉमा E3 कॉमा डॉट 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 En, है ना, आर n इवेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 इंटरसेक्शन कहां तक चल जाएंगे हम लोग बोलो, अगर En तक चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 3 लिए, यहाँ पे कितना इवेंट्स है, n इवेंट्स है, तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन करते करते कहां तक चल जाएंगे हम लोग, En इंटरसेक्शन तक। और इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो जी, सबसे पहले बोलो, तुम लोग ही बोल सकता है साथ में बोलो, P E1 होगा सबसे पहला इवेंट, फिर P E2 होगा कब, जब E1 मेरा हो चुका हो, क्या, इसके बाद P E3 होगा जब ये E1 इंटरसेक्शन E2 दोनों हो चुका हो, क्या, एक और ले लेते हैं, P E4 हो सकता है कब, जब ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 ये तीनों हो चुका हो, क्या। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह से हम लोग डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे बोलो, P ऑफ बोलो En है ना, डिवाइडेड बाय En इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन डॉट 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 कहां तक, इंटरसेक्शन बोलो En होगा, है, ध्यान से बोलो, यहाँ पे En होगा कि क्या होगा और कुछ होगा, है, ध्यान से देखो, पहले सीरीज देखो ऊपर, अरे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 तक गए, क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 2 ही है लास्ट, यहाँ पे 2 है तो 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बोलो, हाँ n-1 होगा, एक कम होगा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। इस तरह से हम लोग इसको जनरल वे में हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को, समझ में आ गया, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं और एक क्वेश्चन 2 इवेंट पे देखते हैं, ठीक है। तो पेज को हम लोग चेंज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ गए हम लोग, अरे क्वेश्चन में आ गए, ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कहता है, पहले 2 इवेंट पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी और फिर 3 इवेंट्स पे देखते हैं, दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड अर्न कंटेन, कोई बता सकता है अर्न क्या होता है बोलो तो, तुम लोग बोलो जी, ठीक है, random, no, 2 balls are drawn at random time, one after one, है ना, वन
वन आफ्टर अदर, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द probability that both drawn are black, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो अरे चमक रहा है, ज्यादा ही चमक रहा है। बोर्ड में ठीक दिख रहा है ना हम लोग को, उधर से ठीक दिख रहा है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है, इस वर्ड को समझना चाहिए। क्वेश्चन मैंने पहले, है ना, प्रोबेबिलिटी में जो रूल्स है, वो रूल क्या कहता है, सबसे पहले कि जितने तरह के सेंटेंसेस आते हैं, वर्ड आते हैं, उस वर्ड को पहले समझना है। अगर वर्ड को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। भले ही क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, भले ही क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होता है, लेकिन हम लोग, है ना, लगेगा कि कितना भारी है, क्योंकि हम लोग वर्ड को समझे नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या बोला है बोलो तो, इस लाइन को पहले समझेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर कोई अर्न या कोई कंटेनर से या फिर किसी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, किसी चीज से किसी बॉल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग इस तरह का कोई कंटेनर ले लिए, ठीक है, अर्न ले लिए, इसमें मान लो 10 ब्लैक बॉल रखा हुआ है और 10 रेड बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग मान लो एक बॉल निकाल लिए, यहाँ से एक ब्लैक बॉल को हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट यही कहता है कि जो बॉल को हम यहाँ पे निकाले हैं, एक बॉल को मान लो निकाल लिए, तो इसको फिर वापस इसमें नहीं डालना है, वापस इसमें फिर इसको नहीं डालना है, ये बाहर का बाहर रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये बाहर का बाहर रह जाएगा तो उस केस में फिर दूसरे केस में क्या बचेगा, मान लो यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकाले तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 ब्लैक बच जाएगा और 10 रेड बचेगा। फिर इससे निकालेंगे तो फिर इस तरह से घटते चला जाएगा वो। इस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है प्रोबेबिलिटी का, वो एक एक करके कम होते चला जाएगा, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी क्या होगा, एक एक करके कम होते चला जाएगा, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही होता है, इसको हम लोग को अच्छा से सीख लेना है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ होगा, काम गड़बड़ होगा बच्चा, है ना। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बोलता है अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 बॉल, सॉरी 5 व्हाइट बॉल, है ना। एक अर्न यहाँ पे हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, इसमें बोलता है कि 10 कितना है, ब्लैक बॉल है, और 5 क्या है, व्हाइट बॉल है, ठीक। बोलता है 2 बॉल को हमको क्या करना है, वहां से निकालना है, 2 बॉल को निकालना है, वन आफ्टर अनदर। इट मीन्स पहले एक को निकालना है, फिर उसको वापस नहीं रखना है, फिर एक और को निकालना है। विदाउट रिप्लेसमेंट तो वही बोल रहा है ना, कि एक को निकाल रहे हैं फिर वापस उस कंटेनर में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। फिर बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन आर ब्लैक, क्या ही प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों बॉल हम लोग निकाले हैं, दोनों बॉल हम लोग निकाले हैं, वो क्या निकला, ब्लैक बॉल ही निकला, ठीक है। उसमें रेड व्हाइट बॉल का कोई मतलब ही नहीं है, व्हाइट बॉल का कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो दोनों बॉल जो निकल रहा है वो मेरा ब्लैक बॉल ही निकल रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इस क्वेश्चन में पूछा है। तो बोथ की बात हो रही है, कहां पे देखो, यहाँ पे बोथ की बात हो रही है। तो जहां पे जिस क्वेश्चन में बोथ की बात होगी, बोथ प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका मतलब हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, वो हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पहचानने का तरीका यही है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलो हम लोग करते हैं सॉल्यूशन में। तो बताओ तो इसका नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, बोलो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना होगा फर्स्ट केस के लिए, बताओ 15 हो जाएगा ना, ये बात है। 2 इवेंट हम लोग लेते हैं, लेट ई, है ना,
क्योंकि दोनों क्या पूछा है मेरे को, ब्लैक ही पूछा है ना, तो ई भी ले लेते हैं, इवेंट गेटिंग बॉल ड्रॉन इज क्या होना चाहिए, ब्लैक ही होना चाहिए। फर्स्ट केस वाला भी ब्लैक ही है और सेकेंड केस वाला भी ब्लैक ही होगा, क्योंकि दोनों बॉल क्या निकालने के लिए बोला है मेरे को, ब्लैक निकालने के लिए बोला है, तो दोनों इवेंट हम लोग ब्लैक ही लेंगे। इसमें भी इवेंट ड्रॉइंग बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, गेटिंग फर्स्ट लगा देना यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, इवेंट गेटिंग सेकेंड बॉल drawn is what also black, है ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना है, इस क्वेश्चन से ही पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों हम लोग लिख लिया यहाँ पे इवेंट्स, ठीक है। सबसे पहले बताओ मेरे को निकालना है, वी हैव टू फाइंड दैट, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, क्या यही फाइंड करना है। देखो तो दोनों बॉल निकालना है, दोनों बॉल को क्या माने हुए हम लोग, लेट किए हुए ब्लैक ही, ई भी ब्लैक है और एफ भी ब्लैक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ही निकालना है हमको बेसिकली, है कि नहीं। तो कैसे करेंगे बताओ, इसके लिए जो फॉर्मूला जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट किसको लिए हुए हैं, ई लिए हुए हैं और सेकेंड एफ, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जो फर्स्ट है उसको हम लोग पी ले लेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी, और ये क्या होगा एफ बाई ई। अब इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे पढ़ते हैं कि ई निकल गया है तो फिर एफ की निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यही दोनों वैल्यू को यहाँ पे इससे इस वाले डेटा से हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मान लो 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं 9, बहुत ही एकदम चाहे तो बहुत ही ईजी बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा लिख के इसलिए बताते हैं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से लिख के बनाओगे ना तो नंबर नहीं कटता है, और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना। वो तुरंत हम लोग यहाँ पे EF करेंगे और यहाँ पे आंसर ये फॉर्मूला लिखेंगे, पुट करेंगे, वैल्यू मेरा मिल जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्टिव समझ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव भी हम लोग ऑटोमेटिक समझ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लिख के समझते हैं चीज़ों को। तो 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओ तो क्या होगा, वैल्यू बताओ इस यहाँ से देख करके। हम लोग ब्लैक बॉल ही निकाल रहे हैं, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल ही निकाल रहे हैं, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 10 है, और टोटल आउटकम्स कितना है। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है बोलो, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है तुम्हारा 10, है ना, और टोटल कितना है 15, तो 10/15 हो गया। अच्छा अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से बोलना है, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो तो। अब यहां बोल रहा था विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, इट मींस हमको यहाँ पे जो बॉल हम लोग निकाल चुके हैं इस वाले केस में वो वापिस इसको हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बचेगा वो कितना बचेगा 14। तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता चल गया। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे को पता करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि यहाँ फिर से हम लोग ब्लैक बॉल ही निकाल रहे हैं, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, विच मीन्स कितना बच रहा है यहाँ पे ब्लैक बॉल बताओ, एक तो निकल गया था ना, 9 ही बचा ना, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग 9 हो गया, दोनों का वैल्यू मालूम हो गया, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम वन में क्या हो जाएगा बोलो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 10/15 हो गया, और ये तुम्हारा 9/14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चलो कट करो जी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 7 जा 14 and 3 3 जा 9, आंसर इज 3/7। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड, और कोई दिक्कत हुआ इसमें, हाँ तो इसी तरह क्वेश्चन को हमको करते चले जाना है। अब इसमें एक्सरसाइज में भी इस तरह क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन इस तरह का है, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो एकदम सेम इसी तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा। बोथ ड्रॉन, जहाँ पर बोथ की बात करेंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को देख लेंगे साथ में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ना एक्सरसाइज 13.2, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, लिखना चाहेगा क्या तुम लोग? चलो ठीक है, बाद में लिख लेना, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉरी, ये बार बार आ जा रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3 इवेंट्स में, है ना। 3 इवेंट्स पे कैसे क्वेश्चन लेते हैं वो देखेंगे। तो क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज वाला से। तो करते क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन हम लोग दूसरा पेन से ले लेते हैं क्या, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। देखना ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। 3 कार्ड्स, ताश खेलना आता है बबू? नहीं आता है? ताश देखा है? ताश नहीं खेलता है दिवाली में? झूठ मत बोलो, हैं? जुआ वो नहीं खेलता है? पगला, खेलना चाहिए। तो 3 कार्ड्स, drawn successively। फिर से यहां पे क्या बोल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी तुम लोग को समझा चुके हैं विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। फ्रॉम अ पेक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना। व्हाट इज द probability the first है ना, first 2 cards are king and third card is S, है ना। ये पूछा है। अब ये किंग एस क्या होता है तुमको पता होना चाहिए। क्या होता है बोलो? किंग होता है, बादशाह बोलता है, बादशाह आया रे मेरा, बादशाह आया, मजा आ गया, है ना। फिर एस मतलब एक का, ठीक है, इस तरह का फिगर होता है, इस तरह का ताश होता है, कार्ड होता है। यहाँ पे इस तरह का ए लिखा हुआ रहता है क्या, यहाँ पे ए लिखा हुआ रहता है ना, इस तरह से। और यहाँ पे कुछ, अब जिसका होता है, जिसके मतलब 4 तरह का कार्ड होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स, है ना। कौन कौन सा बताओ? तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, मान लो लेते हैं हट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हट, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड, ठीक है, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग क्लब, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड, ठीक है। तो 4 ही तरह का कार्ड होता है, सबका 13 ग्रुप का होता है। तो 13 4 जा 52, तो डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो यही 4 तरह का कार्ड मिलता है हमको वहां पे। अब यहाँ पे देख कह रहे हैं कि सभी का मतलब अलग अलग है, सभी का, है ना। अगर जिस तरह का गेम खेलते हैं उसका मतलब अलग अलग है, उसके बात नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक का में क्या होता है, इस तरह का मान लो अगर हम लोग हट का लेते हैं, तो यहाँ से एक बड़ा सा ऐसा छपा हुआ रहता है, ऐसा, है ना। यही तो एक का हुआ। और किंग कैसा होता है, क्योंकि हम लोग किंग और एका की बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन वही है। किंग में क्या होता है, यहाँ पे फेस कार्ड होता है, यहाँ पे महाराजा का फोटो छपा हुआ रहता है, राजा का, और यहाँ पे के लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे के लिखा हुआ रहता है। ये महाराजा है, समझना, ये महाराजा है। तो ये फेस कार्ड होता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक डेक कितना है, डेक में 52 कार्ड्स है, हाँ, और सक्सेसफुली ड्रॉन करना है। सक्सेसफुली ड्रॉ मतलब क्या होगा, है ना। एक कार्ड
को ड्रॉन कर रहे हैं, फिर दूसरे कर रहे हैं, फिर तीसरे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार 3-4 फेंक दिए, ऐसा नहीं, एक एक करके, ठीक है। और वहां पे फिर से क्या बोल रहा है वो, विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला कार्ड निकालेंगे तो किंग होगा, दूसरा कार्ड निकालेंगे वो भी क्या होगा, किंग ही होगा, और तीसरा कार्ड निकालेंगे तो क्या होगा, वो एस होगा, एस, एका देखो ऊपर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन के लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। कलर इज हेयर, सबसे पहले बताओ इसका सैंपल स्पेस बोलो या टोटल नंबर ऑफ, सैंपल स्पेस क्या लिख सकते हैं, बोलो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। हाँ, सैंपल स्पेस क्या है तुम्हारे पास, (52) ही है, एक एक करके निकालना है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में देखते तो 50C1 भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम लोग 52 भी चलेगा, है ना। 52C1 भी कर सकते थे। हम लोग 11th में बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना। इससे पहले 11th में भी प्रोबेबिलिटी था कि नहीं, पढ़ा था 11th में प्रोबेबिलिटी, है ना। तो वहां पे तुम लोग का यही था, इस तरह का क्वेश्चन वहां पे भी बहुत था। और वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन पे भी हम लोग बेस्ट क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। बेस्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन 52C1, 9C1, 9C2, 4C1, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लिए थे बहुत सारा। तो सैंपल स्पेस तुम्हारा 52 हो गया। फिर से हम यहाँ लिखेंगे लेट ई मान लेते हैं, इवेंट गेटिंग, थोड़ा स्पीड करते हैं जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड बनाते हैं। इवेंट गेटिंग, है ना, कार्ड ड्रॉन, यहाँ फिर से भूल गए हम लोग, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन, व्हाट, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज किंग, है ना। फिर एफ लेते हैं, इवेंट गेटिंग, लिखने को तो बहुत स्पीड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे उस तरह से बोर्ड काम नहीं करता है ना। इवेंट गेटिंग सेकेंड कार्ड ड्रॉन इज आल्सो किंग, क्योंकि देखो 2 कार्ड हम लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो क्या है, किंग ही है। तो उस तरह से हम लोग इवेंट को लेट कर लिए। एक और लेते हैं जी, है ना। अभी हम लोग EFG पे बेस्ट फॉर्मूला देख चुके हैं, तो वही जी हो गया होगा, इवेंट गेटिंग थर्ड कार्ड ड्रॉन इज, क्या होगा बोलो, एक का एस होगा, है ना। तो वी हैव टू फाइंड क्या बोलो, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, यही फाइंड करना है मेरे को। तीनों कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, है ना, निकालने की। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखे जाएंगे, लिखेंगे हेयर नाउ करके लिख लेंगे हम लोग, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G का वैल्यू क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी बोलो, सबसे पहले P निकाल रहे हैं, जो फर्स्ट में निकाल रहे हैं उसको हम लोग E लिए हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड में क्या निकालेंगे, F, जब मेरा E निकल चुका है, और थर्ड में G निकालेंगे जब मेरा, सॉरी ये दोनों मेरा निकल चुका है ना। थोड़ा सा इसको फिर से लिख लेते हैं, G जब ये दोनों मेरा निकल चुका है, ड्रॉ हो चुका है, तो यही मेरे को फाइंड आउट करना है एट द एंड। तो सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ बगल में वैल्यू पुट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा बोलो तो, कितने होते हैं किंग्स, कितने होते हैं कार्ड में, 4 किंग होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये 4/52। अब यहाँ क्योंकि देखो ये ध्यान में बात रखना है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है, इट मीन्स जैसे जैसे हम लोग निकालते चलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, धीरे कम होता चला जाएगा। अब इसके लिए बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E क्या होगा, है 4/, यहाँ पे भी किंग निकाल रहे हैं, एक तो किंग निकल चुका है ना, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितना बचा टेक ऑफ 52 कार्ड्स में, 3 और 3/51, वेरी गुड। अच्छा एस कितना बच रहा है बच्चा, हाँ 4/50, मतलब देख कह रहे हैं
जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, एक एक करके क्या होता चला जा रहा है, वो कम होता चला जा रहा है ना। लेकिन ये तो 4 था ही था, ये तो बचा ही था उसमें 4, तो 4/50 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर लिए, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करो जी, क्या होगा 4/52, 3/51, 4/50, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा हो जाता है। जो भी यहाँ पे कट करके बाद जो आंसर आएगा ना, वही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा इसका मल्टीप्लिकेशन है, देख लेना। कोई दिक्कत है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का 2 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, 2 इवेंट के बेस्ड पे और 3 इवेंट्स के बेस्ड पे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं जनरली। एक आध क्वेश्चन और करें क्या, कितना वीडियो कितना लंबा हो गया ना। चलो इतना ही करते हैं आज। कल हम लोग इसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ लेंगे और उससे 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। और फिर एक रह जाएगा मेरा बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बेस थ्योरम हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सीबीएसई में भी आता है, सीबीएसई का केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन वो आता है, और जैक में तो आता ही आता है, सीबीएसई में भी बहुत क्वेश्चन आता है उसमें। सीबीएसई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि सीबीएसई में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। तो बेस थ्योरम बहुत अच्छे से ढंग से करना है हमको, है ना। वो क्या कहेगा, बेस थ्योरम क्या कहता है, उसके बारे में देख लेंगे। और फिर प्रायोरिटी का हम लोग को सेशन खत्म करना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं सेशन, है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 का जो एग्जाम होने वाला है ना, वो बेस्ट पे, तो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तो स्टूडेंट्स, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग, है ना, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ना, ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेट हो जाए आप लोग से, और अच्छा से और वीडियो को लाने का हम लोग को हिम्मत बढ़े, और अच्छा से वीडियो हम लोग लाएं आप लोग के सामने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।